अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जनाब बहुत ही ज़्यादा हंगामा रहा, बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ मची रही, हर तरफ हटो बच्चों की सदाएं आ रही थी। और पता ये चला कि जनाब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो इतनी हड़बोंग मची हुई है, यहाँ पर जो फड़ लो की सदाएं आ रही हैं, वो एक शख्स के बीए की डिग्री के जारी होने के लिए है। और अगर किसी शख्सियत के लिए बीए की डिग्री को जारी कराना है और उसके लिए पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है वो अगर पंजों के बल खड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा कोई आम बंदा हो नहीं सकता। और अगर इस सारे मामले के अंदर गवर्नर ऑफिस से लेकर वाइस चांसलर के ऑफिस तक हर एक बंदा हर 10 मिनट के बाद एक फ़ोन खड़का रहा है और पूछ रहा है जनाब वो डिग्री कितने तक पहुंची, तो इसका मतलब ये है जनाब कि ये मामला कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। जहां पर बात करते हुए या जहां पर हाथ डालते हुए या जहां पर ये कहते हुए कि जनाब कानून के मुताबिक ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई चलेगी, ये कहना आसान नहीं होगा। तो उसका मतलब ये है कि इस बीए की डिग्री जो जारी कराई जा रही है डुप्लीकेट, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात ज़रूर हैं। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये कौन साहब थे जिनके लिए बीए की डिग्री जारी कराई जा रही थी और क्या वजह है कि इस बीए की डिग्री की इतनी अशद ज़रूरत पेश आ गई कि जनाब हर एक बंदा जो है वो इसके पीछे भाग दौड़ रहा है। हत्ता कि वो जो ज़वाबत की कार्रवाई होती है ना जनाब के डिग्री जारी हो गई है, डिग्री प्रिंटिंग के लिए चली गई है, प्रिंट होके आ गई है, वहाँ से गवर्नर हाउस गई है, ये जो रास्ते के अंदर जो डायरी नंबर लगते हैं ना जी, ये डायरी नंबर भी डिग्री के जारी होने के बाद लगाए गए। यानी डिग्री आई, वो जो गवर्नर साहब के जो चांसलर भी है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनके मोहर दस्तखत वाली मोहर डिग्री के ऊपर लगाई गई। जो बंदा डिग्री रिसीव करने आ रहा था, डिग्री उसके हवाले की गई, हर तरफ फ़ोन करके बताया गया जनाब डिग्री देती जरा बंदा आया सी। और उसके बाद बाकी ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल हुई कि जनाब इस तारीख को डिग्री गई प्रिंटिंग के लिए, इस तारीख को जनाब ये डायरी नंबर लगा पंजाब यूनिवर्सिटी से गवर्नर हाउस जाने में, फिर गवर्नर ऑफिस के अंदर जनाब रिसीविंग इतनी तारीख को हुई, इतनी तारीख को गवर्नर के पास गई, गवर्नर ने मंजूर की, वापस आई। यानी ये जो सारा प्रोसीजर है ये इसके बाद हुआ। और बंदा यकीनी तौर पर कोई आम आदमी नहीं होगा, बल्कि अब तो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ये कह सकते हैं कि उनके कायद की बीए की डिग्री के ऊपर उनके अपने दस्तखत मौजूद हैं, यानी नवाज शरीफ साहब। ये डिग्री जिस शख्सियत की जारी हुई ये नवाज शरीफ साहब थे। और अगर नवाज शरीफ साहब की डिग्री के लिए जो डुप्लीकेट है उसको जारी करने के लिए इतनी भागम दौड़ मचती है, इतना उधम मचता है, तो उसका मतलब ये है कि इस बीए की डिग्री को जारी कराने के लिए कोई ना कुछ वजूहात होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूरत पेश आ गई होगी जिसके लिए ये इतना हड़बोंग मचा। और अगर हम देखें कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो एक तो बात ये समझ में आती है कि कल मुस्लिम लीग नून का वो जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं जो इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर सुप्रीम लीडर के तौर पर या कायद के तौर पर उनका जो है वो किया जाएगा। लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग नून के आइन के अंदर कायद नाम का कोई ओहदा मौजूद नहीं है, ये एक सेरेमोनियल ओहदा है, लिहाजा इसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू हो नहीं सकती। तो ये इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब को ये जो डुप्लीकेट डिग्री चाहिए थी ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नहीं चाहिए थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत नवाज शरीफ साहब जो है वो ताहयात नाअहल भी हैं और वो पार्टी ओहदा भी नहीं रख सकते। लेकिन ये ताहयात नाअहली के ख़ात्मे के लिए कोई ना कोई जवाज़ तो बन सकता है। और क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि ये जो एक्ट पास किया गया है, ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट का, और उस एक्ट के बारे में आज भी समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ऐसा तो नहीं कि वो जो 184(3) के तहत नवाज शरीफ साहब की नाअहली का फैसला है उसको चैलेंज करना मकसूद हो या उसके ऊपर अपील करना मकसूद हो, और अपील करने के लिए नवाज शरीफ साहब को कुछ कागजात दरकार हो जिसके अंदर उनकी बीए की डिग्री भी शामिल हो और उसके साथ साथ उनकी टैक्स रिटर्न्स शामिल हों, उनकी नामजदगी कागजात नामजदगी के हवाले से वो जो मामलात हैं वो क्लियर करें, उनके सासाजात, गोशवारे, टैक्स रिटर्न्स, इनकम, एक्सपेंडिचर्स, हर एक चीज़ को क्लैरिटी के साथ रखा जाए, ताकि जैसे ही ये पिटीशन तैयार हो उसके साथ मुतल्लिका रिकॉर्ड लगाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली के ख़ात्मे के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, और नवाज शरीफ साहब की नाअहली के ख़ात्मे के लिए जो केस है वो पिटीशन जो है वो तैयार की जा रही है। और इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो पिटीशन है वो आने वाले चंद रोज़ के अंदर दायर कर दी जाएगी। और ख़ास तौर पर ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी तरह से ये रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट
کے اوپر جو موقف ہے وہ نرم کرنے پر تیار نہیں ہو رہی. آج بھی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل سے یہی بات کی کہ بھائی آپ نے اختیارات کم کرنے ہیں تو کر دیں، لیکن اس کے لیے جو صحیح اور قانونی طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے، یعنی آئین کے اندر 2/3 اکثریت سے ترمیم کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جج صاحب ہیں مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے 2 ہم خیال جج، وہ کم از کم اس موقع پر اس ایکٹ کو کالا دم قرار دینے کی بجائے اس کو واپس بھیجیں گے پارلیمنٹ میں اور یہ کہیں گے کہ جناب یہ ایکٹ جو ہے یہ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کے تحت ہی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہو پائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو پٹیشن ہے وہ اس کے تحت بھی دائر کی جائے گی اور اس سے پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ وہ جو پروسیجر ایکٹ ہے اس کے تحت بھی دائر کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایس این بھون صاحب جب سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے ان کی طرف سے بھی یہ آرٹیکل 62(1)(f) کے لیے کی تشریح کے لیے جو ایک ریفرنس تھا وہ بھی دائر کیا گیا تھا. یہ بہت ساری چیزیں اب اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور خاص طور پر جب یہ 2 اہم ترین شخصیات اگر لندن میں موجود ہوں، جہانگیر ترین صاحب اور جناب نواز شریف صاحب، تو کچھ نہ کچھ کام تو ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ ایویں ہی ہو جائے کہ بی اے کی ڈگری ایویں ہی ریکوائرڈ ہو جائے. بی اے کی ڈگری کے لیے جو 2,999 روپے کی فیس ایسے ہی جمع کرا دی جائے، بندے کو کھڑے کھڑے ڈگری تیار بھی کرا دی جائے، ڈگری حوالے بھی کر دی جائے. سب کچھ اتنے سادگی سے نہیں ہوتا. بلکہ آج مزمل سہروردی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایکسپریس کے اندر ایک کالم لکھا اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب کے لندن جانے سے تقریباً 6 روز پہلے یہ خبر بریک کی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب لندن جا رہے ہیں اور جا کر ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات متوقع ہے. مزمل سہروردی صاحب نے اپنے کالم کے اندر اس بات کا مشورہ دیا ہے دونوں قائدین کو، خاص طور پر جہانگیر ترین صاحب کو، کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کا ووٹ حاصل کرنا ہے پھر تو آپ جا کر نواز شریف صاحب سے مل لیں، لیکن اگر آپ نے پی ٹی آئی کا ووٹ حاصل کرنا ہے، اگر آپ نے جو پرو عمران خان ووٹ حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ ووٹ آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو انتہا پسندانہ بیانیہ تشکیل نہیں دیں گے. اب یہ ملاقات کے حوالے سے یہ جو مشورہ دیا گیا یہ تو بہت زیادہ صائب نظر آتا ہے کہ یہی ایک حقیقت ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے تو یہ ایک فکسڈ میچ لگے گا اور سیاست کے اندر اگر آپ نے انتخابات میں جانا ہے تو فکسڈ میچ کی عمومی طور پر گنجائش نہیں ہوتی. البتہ نواز شریف صاحب کی جو پالیٹکس ہے اگر آپ گزشتہ 2-3 دن میں دیکھیں تو کچھ ڈیولپمنٹس یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. نواز شریف صاحب کی طرف سے انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت دی گئی. نواز شریف صاحب کی طرف سے مریم نواز کو یہ ہدایت دی گئی کہ انہوں نے مری میں، گجرات میں اور اس طرح کے 3-4 اور اضلاع کے اندر ورکرز کنونشن کرنے ہیں. پھر ان کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی کہ جناب انتخابات کی تیاریوں کو تیز کیا جائے. پھر انٹرا پارٹی الیکشنز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اب حکومتی فیز سے نکل کر الیکشن فیز کی طرف جاری ہے، لیکن اس کے راستے میں بھی ابھی ایک رکاوٹ موجود ہے جس کی نشاندہی وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے کی. اب اسحاق ڈار صاحب آج گئے ہوئے تھے پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے جو شرکت کرنی تھی وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کرنی تھی، اور وہاں پر اسحاق ڈار صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی جن سے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ جناب حالات ابھی بھی جو موجودہ حکومت ہے اس کے امریکہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ نہ صرف خراب ہو چکے ہیں بلکہ اب تو باضابطہ طور پر بہت ساری خرابیوں کی ذمہ داری بھی جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر عائد کی جا رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے آج اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اس طرح کا ذکر کیا کہ پاکستان کے ساتھ جیو پولیٹکس ہو رہی ہے. پاکستان کو اس سطح پر لایا جا رہا ہے کہ ہم سری لنکا بنیں، ڈیفالٹ کریں اور پھر مذاکرات کریں، لیکن ہم سری لنکا نہیں ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو پاکستان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، ہم آئی ایم ایف کی ہر ایک بات نہیں مان سکتے، پاکستان خود مختار ملک ہے، ہمیں ملکی مفاد کو دیکھنا ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پر نوجوانوں کو آئی ٹی میں رعایت دینے پر پابندی عائد نہیں کر سکتے، آئی ٹی میں روزگار نہ بڑھایا تو کیا
शरह नमू 0.29% ही बरकरार रहनी है। ये उसके मैंने आपको ना कुछ क्रक्स बताया कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसहाक डार साहब ने की। अगर आप गौर करें तो 3 चीज़ें इसमें से निकलती हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर इस प्लेटफॉर्म से इतनी मर्तबा बात की जा चुकी है कि इसके रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, ये मिलकर यहाँ पर वाक़तन एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी डेवलप कर रहे हैं जो अमेरिका की एक आंख नहीं बाती। और फिर यहाँ पर जो अमेरिका के सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं, जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो अमेरिका को पहले उनका साइफर के नाम पर ड्रामाबाजी करते थे, आजकल उनके पैरों में गिरे हुए हैं, ये सारे का सारा नेक्सस इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आईएमएफ को जानबूझकर ये बात का हुक्म दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ डील नहीं करनी। और ये इसहाक डार साहब की बात में 100% वजन है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। क्योंकि आज एक खबर मैंने किसी जगह पर देखी कि उसके अंदर ये बात कही गई कि जनाब पाकिस्तान के पास दिसंबर में जो उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो का मतलब ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब ये वाला जो नैरेटिव है ये जानबूझकर फैलाए जाते हैं ताकि जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद पाकिस्तान के ऊपर बहाल ना हो। अब इसहाक डार साहब ने इसी बात का जिक्र किया है कि जनाब श्रीलंका के साथ क्या हुआ, श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया और फिर जो ताकतवर ममालिक थे उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उसके साथ एग्रीमेंट किया और फिर श्रीलंका को एक बेल आउट पैकेज मिला आईएमएफ की तरफ से। अब पाकिस्तान की सिचुएशन इससे ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इस एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क है। लिहाजा यहाँ पर ये पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है ये बहुत सारे ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरे का एक अलामत है। लिहाजा अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगी तो निगोशिएशंस इस बात पर नहीं होंगी कि जनाब आपको बहाल कैसे करना है। निगोशिएशंस इस बात पर होंगी कि आप अपनी एटमी सलाहियत को सरेंडर कैसे करेंगे, कब करेंगे और इसके एवज़ हम आपको क्या देंगे। ये है वो प्लान जिसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। अलबत्ता जो हुकूमत है इसहाक डार साहब का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके अलावा दीगर ऑप्शंस पर हुकूमत ने अपना एक प्लान बी बना लिया है। और अगर आपने उस प्लान बी की हल्की सी झलक देखनी है तो आपको अज़रबैजान लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त विज़िट कर रहे हैं। और उसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट पेशरफ्त सामने आई है वो ये है कि अज़रबैजान ने पाकिस्तान के लिए जो अपना वो है एलएनजी के कार्गोस वीकली एक कार्गो देने का उन्होंने ऐलान किया है और उनका है कि जनाब ये हम आपको ये कार्गोस दिया करेंगे ताकि आप अपने एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकल आएँ। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव उसकी तरफ जा रही हैं। और उसके साथ साथ हमें बेसिकली इस वक्त इस चीज़ को देखना है कि किस तरीके से ये जो इकोनॉमिक क्रंच है इससे बाहर निकला जाए और उसके लिए जो हालात हैं वो यकीनी तौर पर साजगार बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात दुरुस्त है कि जिस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम होगा वहाँ पर इन्वेस्टर नहीं आएगा, वहाँ की मईशत जो है वो पायदार नहीं होगी, मुस्तहकम नहीं होगी। अब अगर हमने मईशत को मुस्तहकम बनाना है तो उसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पर इस्तेहकाम लाना है। इस्तेहकाम लाना है तो उसका मतलब ये है कि हमने कुछ चीज़ों को सेटल करना है। इलेक्शंस कराने हैं तो इलेक्शंस कराने हैं, इलेक्शन नहीं कराने तो इलेक्शन नहीं कराने, लेकिन सबको कम से कम ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अब उसके लिए जो मेरा ख्याल है, मुझे जो लग रहा है, उसके लिए कुछ शराइत हैं जो शायद अंडर डिस्कशन हैं और उन्हीं शराइत के तहत जो ये बीए की डिग्री हासिल की गई है ना जी, इसका मतलब उसी सिमत में जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है शायद कि इलेक्शंस में जाने से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ और आकर उन्हें कम से कम 1 साल मिले। ये जो बात चल रही है जी बार बार कि मौजूदा हुकूमत अपनी टर्म से 1 दिन आगे नहीं जाएगी, ये बात 100% दुरुस्त है। अगस्त के अंदर इनका टेन्योर ख़त्म होगा, ये अगस्त के अंदर अपनी हुकूमत को छोड़ देंगे और केयर टेकर सेटअप बन जाएगा। अब अगला जो कहानी है वो केयर टेकर सेटअप की है कि उसको किस तरीके तक 1 साल तक आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है इसका कुछ स्ट्रक्चर सामने आ सकता है और नवाज शरीफ के केसेस के ख़ात्मे के बाद यहाँ पर नवाज शरीफ की मौजूदगी के अंदर कुछ चीज़ आगे डेवलप हो तो हो। अदरवाइज़ सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि
پولیٹیکل میس جو ہے وہ اتنی جلدی ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کے خاتمے کے ابھی تک امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔